कि यहाँ पे हालात इस वक्त काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और रास्ते बंद कर दिए गए हैं अक्सर जगहों पे, इसलिए हमें एयरपोर्ट जाने के लिए जल्दी निकलना पड़ा। कि लोगों ने अपनी दुकानों और शोरूम्स के बाहर जो आयरन प्लेट्स हैं वो लगा रखी हैं ताकि उनको नुकसान ना हो। हालात क्यों ख़राब हुए, अब ज़रा इस तरफ आते हैं। कीनिया में इमिग्रेशन प्रोसेस इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, लेकिन काफ़ी लेंथी था। लेंथी इसलिए कि यहाँ पे हमारा डाटा सिस्टम में अपडेट नहीं था। पासपोर्ट स्कैन करने के बावजूद वो नहीं आया। फिर उसको उन्होंने मैनुअली पासपोर्ट का नंबर एंटर करके सारा कुछ लिखा और फिर हमें ईस्ट अफ्रीकन वीज़ा दिया। याद रखें कि अगर आप कीनिया का ई वीज़ा अप्लाई करेंगे या ईस्ट अफ्रीकन ई वीज़ा कीनिया से, तो उसका प्रिंट एक जैसा होगा। आप यहाँ पे एयरपोर्ट आएंगे तो फिर आपको स्टिकर वीज़ा जारी करेंगे और स्टिकर वीज़ा लेके आप फिर युगांडा और रवांडा भी जा सकते हैं। तो मुझसे होटल बुकिंग, कितने दिन रहना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पूछा गया। येलो फीवर वैक्सीन भी थी, वो भी नहीं पूछी। हाँ, कोविड सर्टिफिकेट देखते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आने से पहले तैयारी नहीं करनी। आपने होटल बुकिंग सब कुछ आप साथ लेके आएँ और कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। अच्छी तैयारी के साथ आएंगे तो इमिग्रेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ओवरऑल कीनिया में इमिग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए तो आसानी है। टेम्परेचर वगैरह देखा था और तैयारी बिल्कुल ये थी कि यहाँ सर्दी नहीं होगी, तो उस हिसाब से शॉर्ट्स और टी शर्ट्स। लेकिन सर्दी थोड़ी सी लग रही है और ऐसी नहीं है कि जो ईरान में लगी थी। हवा नहीं है, टेम्परेचर लो है और गुजारा होता है और मज़ा आ रहा है उनके इस वक्त। तो ये आपको सेम मरी वाला वो सीन आ रहा है। तो यहाँ पे भाई साहब हैं, ज़रा वो टैक्सी रिकॉर्डिंग के लिए वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लेने के लिए साले साहब आ चुके हैं। ये मैंने आपको बताया था मेरे साथ उज़ैर भाई हैं। तो उज़ैर भाई के दोस्त अहबाब यहाँ पे पूरे अफ्रीका में ऐसे हैं जैसे ये काले खुद फिर रहे हैं ना। तो उन एक दोस्त ने गाड़ी भेजी, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ रहेंगे। तो अभी हम उनका वेट कर रहे हैं, उन्हीं के साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ नैरोबी में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे ज़बरदस्त। अच्छा, बजट ट्रैवलिंग के लिए बता दूँ कि यहाँ पे मैंने देखा है कि बसेस भी मौजूद हैं। अगर आप नैरोबी एयरपोर्ट आके सिटी सेंटर जाना चाहते हैं तो आपको बसेस मिल जाएंगी, बहुत सस्ते में होंगी यकीनी तौर पे। टैक्सीज़ भी अवेलेबल है यहाँ पे, उबर क्रीम वाली है, दूसरी टैक्सीज़ भी हैं। तो ये यहाँ पे साले साहब आ चुके हैं। साले साहब थैंक यू। ये प्राडो वैसे मलेशिया में भी देखने को मिली थी। उज़ैर भी आगे बैठे, नहीं आप आगे बैठे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कीनिया नैरोबी में आज हमारा दूसरा दिन है। कल का सारा दिन रेस्ट की और खूब सोए क्योंकि लंबी फ़्लाइट थी। और कल के दिन कुछ यहाँ पे मार्केट्स भी घूमी और प्लान्स ये थे कि हम नैरोबी और इर्द गिर्द के इलाके को एक्सप्लोर करके फिर आगे युगांडा जाएंगे। लेकिन प्लान अकॉर्डिंगली नहीं चल सके क्योंकि यहाँ पे हालात इस वक्त काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और अंदेशा है ज़्यादा हालात ख़राब होने का। लिहाजा हमारे सफ़र में कुछ तब्दीली आई। हमें नैरोबी में, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्की इलाका है, यहाँ से निकलना होगा। एक दूसरे सिटी के लिए बीच एरिया है, वहाँ चलेंगे। 2-3 दिन वहाँ गुजार के फिर आगे नए मुल्क की जानिब जाएंगे। हम रास्ते में आपको बताएंगे क्या वजूहात हैं। इस वक्त मैं आपको दिखा दूँ कि मैं यहाँ पे, ये एडम्स स्ट्रीट है नैरोबी के अंदर, यहाँ पे मौजूद हूँ। ये अपार्टमेंट है एक दोस्त का और मैं आपको ज़रा रूम दिखा दूँ। यहाँ पे हम रुके थे और प्लान यही था कि 3 दिन यहीं रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो सियासी कशमकश मुल्क में चल रही है उसके चलते हमें जाना पड़ रहा है। एयरपोर्ट चलते हुए आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है इस वक्त और क्यों यहाँ से जाना पड़ रहा है। हम एयरपोर्ट की जानिब जा रहे हैं और अभी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए यहाँ पे रुके थे।
यहाँ पे 159 शिलिंग का 1 लीटर पेट्रोल है और जो कीनिया की करेंसी है वो 120 शिलिंग $1 के एवज है। तो आप मान लीजिए कि ये कोई $1.40 का पर लीटर पड़ता है। तो उस हिसाब से ये पेट्रोल पाकिस्तान से कंपैरेटिवली यहाँ पे महंगा ही है। ये फ्यूल मशीन है और रास्ते बंद कर दिए गए हैं अक्सर जगहों पे, इसलिए हमें एयरपोर्ट जाने के लिए जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि मामलात यहाँ पे खराब हो रहे हैं। यहाँ इस जगह कोई जैमर लगे थे या कोई और प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी इस एक वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड क्यों नहीं हो पाई, लिहाजा वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ये पहली जगह है जहाँ मैंने किसी एयरपोर्ट पे यूँ पैदल उतर के तलाशी दी हो। अब गाड़ी में नहीं जा सकते, गाड़ी में सिर्फ एक ड्राइवर होगा। जितने भी मुसाफिर हैं उनको साथ बने हुए बूथ से गुज़र के तलाशी देनी पड़ती है और बड़ी सख्त चेकिंग होती है। ये नैरोबी एयरपोर्ट की बात हो रही है। ये डोमेस्टिक डिपार्चर है। इससे पहले हम आए थे यहाँ से। ये गाड़ियों के पीछे जो टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है वो इंटरनेशनल टर्मिनल है और अब ये डोमेस्टिक है। हम अब यहाँ से एंटर होंगे क्योंकि हमने अभी कीनिया के अंदर ही रहना। चेक इन ऑनलाइन ही कर चुका था, लिहाजा ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बोर्डिंग पास इशू हो चुका है और अब यहाँ पे अंदर वेटिंग एरिया में बैठे हैं। गेट नंबर 1 से हमारी फ़्लाइट जाएगी कीनिया एयरलाइन। हालात क्यों ख़राब हुए, अब ज़रा इस तरफ आते हैं। कीनिया में पिछले महीने इलेक्शन हुआ था, इनका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो वो इलेक्शन जब हुआ था तब भी दोस्तों ने कहा था कि आप अभी ना आएँ, यहाँ पे हालात ख़राब हो सकते हैं। तो हम कुछ दिन रुक गए, फिर उसके बाद अभी अगले महीने आए तो जो पार्टी जीती थी उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चली गई हारने वाली पार्टी और कहा कि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। तो आज दिन है 5 सितंबर का। तो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पार्टी के ऊपर फैसला सुनाना है कि उनका जो लीडर अभी सदर बनने जा रहा है वो बनेगा या नहीं। तो इसलिए अब हालात बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल है इस वक्त बाहर। अगर तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उस पार्टी के हक़ में आ जाता है जो जीती है तो फिर हालात ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जीती हुई पार्टी के हक़ में नहीं आता, जिनकी यहाँ नैरोबी के अंदर अक्सरियत भी है, तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हम अभी जिस सिटी जा रहे हैं उसका नाम है मोम्बासा और ये एक बीच सिटी है, कोस्टल एरिया है। और यहाँ पे जाने के लिए मेरी ये विश थी कि हम ट्रेन से जाएं, लेकिन वही बात कि ट्रेन का टाइम था आज दोपहर 3 बजे, तब तक हालात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम फ़्लाइट से ही चले जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है तो वहाँ पहुँच जाएंगे। हालात यहाँ पे इस कदर कशीदा हैं कि लोगों ने अपनी दुकानों और शोरूम्स के बाहर जो आयरन प्लेट्स हैं वो लगा रखी हैं ताकि उनको नुकसान ना हो। तो हम अभी जा रहे हैं मोम्बासा, 2 दिन वहाँ रहेंगे और उसके बाद अगर हालात नॉर्मल हुए तो फिर यहाँ पे 1 दिन गुजारेंगे, वरना फिर हमें युगांडा ही जाना पड़ेगा। नैरोबी एयरपोर्ट का डोमेस्टिक टर्मिनल यहाँ के इंटरनेशनल टर्मिनल से भी ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। यहाँ पे तकरीबन 4 गेट हैं और हर गेट के ऊपर अलहदा से एक डिज़ाइन है आर्किटेक्चर का। यहाँ पे हमारे जो होस्ट थे नैरोबी के अंदर, उन्होंने कहा आप यहाँ पे बिल्कुल रह लीजिए, आप अपार्टमेंट में रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सोचा कि हमने तो प्लान किया हुआ था कि हमने यहाँ पे सफारी पार्क जाना है, लेक है, वहाँ जाना है। अगर इधर रूम में ही रहना तो फिर यहाँ आने का फ़ायदा क्या है। उन्होंने कहा आप 2-3 दिन रूम में रहिए, हालात बेहतर हो जाएंगे फिर चाहिए। तो हमने कहा हम फ़ायदा नहीं है, हम चलते हैं किसी और डिस्टेंस पे, वहाँ जाके हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें। तो अभी इसलिए ये प्लान बना। आप जब भी आएंगे आपको नैरोबी के अंदर आपको सिक्योरिटी के हवाले से थोड़े से इश्यूज़ फील करने पड़ेंगे, क्योंकि नैरोबी के अंदर वो बता रहे थे कि 2 हफ्ते पहले मोबाइल फ़ोन छीन लिए इनके 2 साथियों से। तो हमारी चूँकि जो कलर्ड स्किन है, कलर्ड टून है, वो फ़ौरन पहचान जाती है कि ये फ़ॉरेनर है, और फ़ॉरेनर से इस तरह का घपला करना वो बड़ा आसान होता है। तो इसलिए ज़्यादा मोहतात होकर रहना पड़ता है। मैं ये DJI Pocket 2 लेके आया हूँ, इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
ताकि मोबाइल फ़ोन को जल्दी छीन लेते हैं, इसको कोई जल्दी छीनेगा नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। फ़्लाइट में अभी 1 घंटा बाकी है, तो उज़ैर भाई ने कहा कि कुछ खा लेते हैं, तो मैं ये फ्रूट सैलड लेके आया हूँ। ये हमें मिले 600 शिलिंग में, तकरीबन $5 बनते हैं। तो $5 में ये अभी यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट, और उसके बाद जहाज़ में भी कुछ ना कुछ तो हमें देंगे। ये फ़्लाइट हमें तकरीबन 17,000 रुपये में पड़ी। वैसे यही फ़्लाइट 11,000 में हो सकती थी अगर मैं इस तैयारे में जाता। ये बम्बार्डियर प्लेन है, तो उज़ैर भाई कहते कि नहीं इसमें नहीं जाना, इसके फ़ैन रास्ते में खुल ही ना जाएं। तो फिर हमने जंबो जेट की टिकट ली, इसलिए हमें वो कोई 5-6 हज़ार रुपये महंगी पड़ी। सिर्फ इस प्लेन के डर से इसमें कुछ भी नहीं होना था। उज़ैर कहता यार ऐ प्लेन च नहीं बहना, तो फिर हम इस प्लेन में जंबो जेट में इसमें सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर ये डोमेस्टिक है चूँकि, तो बम्बार्डियर प्लेन ही ज़्यादातर यहाँ पे मौजूद हैं। वाह, इजिप्ट एयर का तैयारा भी आ चुका है जी, वो वहाँ पे, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं मुम्बासा एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे सियाह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इजिप्ट से आई थिंक डायरेक्टली फिर लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये एक छोटा जहाज़ है, लेकिन इसके अंदर भी बिज़नेस क्लास है, तो इसमें 2 सीट्स इस तरफ और 2 इस तरफ। हमारी है 25A। ये रहा 25A। सीट्स कम है लेकिन सीट्स खुली हैं, ये लेग स्पेस भी है काफ़ी, और व्यू भी अच्छा आया। इस प्लेन में LCDs फिट हैं, लगी हुई हैं, लेकिन कोई भी ऑपरेट नहीं कर रही, वो तमाम सीट्स पे LCDs बंद हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि 45 मिनट की फ़्लाइट है, तो LCDs बंद है, तो खाना शाना भी नहीं होगा, यानी इतनी देर में क्या ये सर्व करेंगे। उज़ैर से पूछते हैं, उज़ैर क्या बात, ये खाना शाना कुछ देंगे या नहीं? देंगे इंशाल्लाह यार, ये ना हो ये फिट है, ऊपर से अनफिट है, हम भी अनफिट हो जाए। उज़ैर असल में इत्तला नहीं दे रहा, ये तसल्ली दे रहा है दिल को, क्योंकि इसको भूख बहुत लगी हुई है। तो 45 मिनट की फ़्लाइट है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेट्स सी। लेकिन जो जहाज़ की हालत है ना, उससे देख के लगता नहीं। खाने पीने से मुकम्मल इनकारी नहीं है, कुछ आ गया है। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, और इसके साथ यहाँ पे ये जूस और ड्राई फ्रूट ये मिल गए हैं। और मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा भूख बहुत लगी है, कोई एक और दे दो। तो कहने लगी कि अभी मैं ज़रा तकसीम कर लूँ सब में, तो फिर देखती हूँ, और फिर आती हूँ, अगर कोई बचता है तो ले आती हूँ। बंदी बहुत चंगी थी, मांगा 1 था, पकड़ा 2 पैकेट गई। चलें अब गुजारा हो जाएगा। हम पहुंच चुके हैं मुम्बासा एयरपोर्ट पे, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहीं से हम युगांडा की फ़्लाइट पकड़ेंगे और सफ़र आगे का जारी रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त है यार, रश नहीं है ज़्यादा, और कोई रोक टोक भी नहीं है एयरपोर्ट पे, बड़ा आसानी से वीडियो कैप्चर हो रहे हैं। ये एयरपोर्ट इस तरह लगता है जैसे गोरे की पुरानी बिल्डिंग्स हों, जिनमें वाइट और रेड कलर का शेड आता है। तो अभी हमने किस तरफ जाना है? यहाँ पे ये निशान। ओके, थैंक यू। अभी चूँकि एक ही फ़्लाइट आई है, हमारे बाद दूसरी फ़्लाइट है, तो सामान सिर्फ एक ही बेल्ट पे चल रहा है, यानी ये जो अभी नैरोबी से आई है, सिर्फ उसी का सामान यहाँ पे डिलीवर हो रहा है।
लो जी, सीन ये है कि एयरपोर्ट की लाइट भी चली गई है। अब जनरेटर वगैरह चलाएंगे और ये बेल्ट फिर चलेगा। सारी बत्तियां शत्तियाँ बंद हो गई एयरपोर्ट पे लोड शेडिंग। अभी तक हमने कीनिया में सिम नहीं ली क्योंकि हमारी रिहाइश पे वाईफाई मौजूद था। तो अभी यहाँ पे safari.com यहाँ से सिम लेते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ की सबसे बेहतरीन सिम है, नेटवर्क अच्छा है। तो safari.com से देखते हैं, और भी यहाँ पे हैं लेकिन जो अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करती है वो देखते हैं। सिम लेने से पहले करेंसी एक्सचेंज करवानी थी क्योंकि अभी तक हमने करेंसी एक्सचेंज नहीं की। तो पीछे यहाँ पे एयरपोर्ट पे 117 शिलिंग $1 के बदले दिए। वैसे इंटरनेट पे रेट है 120, तो हमने यहाँ से $100 चेंज करवा लिए कि बाकी बाहर से चल के करवाएंगे। और अभी सिम परचेज़ करते हैं। बाहर आपको मार्केट में 120-21 शिलिंग रेट मिल जाएगा। एयरपोर्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जो सिम मिल रही है वो 1050 शिलिंग में है, तकरीबन कोई आप कह लीजिए कि $9 बनते हैं। $9 में 5 GB। यहाँ बाहर निकले, टैक्सी वाले भाई साहब आए और पूछा कि आपने कहाँ जाना है। तो हमने उनको बताया सिटी सेंटर होटल जो जहाँ पे हमने ठहरना है वो दिखाया। तो बता रहे थे 1200 शिलिंग। तो मैंने फिर उबर से चेक किया तो उबर जो है वो 700 शिलिंग बता रहा था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप ये प्राइस पे आप चलें। तो फिर इनसे डील हो गई है 650 शिलिंग पे। और जिस तरह की बड़ी इनकी गाड़ी है, मुझे लगता है कि ये प्राइवेट ही है, लेकिन अब ये जाएगा रास्ते से कोई और सवारी बिठानी हुई तो बिठा लेगा। ऑन द बैक साइड, हाँ, वेलकम। सो ये हमें 650 शिलिंग में हमारे होटल पे ड्रॉप करेगा। तो टिप हमेशा यही होती है कि जब आप बाहर जाएं तो वहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही कैसे बार्गेन करें, कैसे तय करें, तो बेस्ट थिंग आप उबर या वहाँ पे जो भी टैक्सी ऐप चल रही होती है उसको इंस्टॉल करके अपनी होटल की प्राइस मालूम करें कि कितना किराया है और फिर वो आप तय कर लें। मुंबासा के मुतालिक मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, अक्सरियत में हैं, इसलिए यहाँ पे ख़वातीन आपको अक्सर मुकम्मल हिजाब में नज़र आती हैं और लोगों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आगे मुझे उतार दिया था टैक्सी वाले ने और फिर उसने कहा कि आप कंफर्टेबल हैं, आप चले जाएंगे, और ये हमारा होटल भी आ गया। तो मैंने कहा जी हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, आप चले जाइए। तो फिर उसने तसल्ली की कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा सा आगे उतार दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये होटल पहुँच चुके हैं। अब चेक इन करते हैं। यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट इस कदर है कि माशाल्लाह ये मुस्लिम बहन हैं और ये होटल भी रिसेप्शन के ऊपर काम कर रही हैं। और मेरे मना करने के बावजूद इन्होंने मेरा बैग उठाया और कह दी मैं आपको कमरे तक ड्रॉप करके आऊँ। बहुत लविंग पीपल है और हार्ड वर्कर है, अपनी ड्यूटी अदा करने में कोई शर्म नहीं है। अब आपको रूम दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले ये कितने में मिला है और अगर आप रहना चाहें तो ये किंग बेड है हमारा। इसके साथ ही यहाँ पे वॉशरूम है। वॉशरूम काफ़ी लंबा और खुला है और हीटर भी लगा हुआ है यहाँ पे, गीज़र है यहाँ पे। ये कपड़े रखने के लिए कबर्ड है हमारे पास, क्योंकि इसको बाद में खोल लेंगे। और ये एक फ्रिज यहाँ पे पड़ी हुई है, LCD लगी हुई है और बेड इकट्ठा ही हमने ट्राई किया था सेपरेट मिल जाए लेकिन नहीं है। और ये यहाँ पे आपको व्यू मिलता है और बिल्कुल अगर आप देखें तो आपको कराची जैसा मंज़र लगता है। बिल्डिंग्स के जो कलर हैं वो खुड़े हुए, और ये माशाल्लाह से मस्जिद, इधर आवाज़ सीधी आएगी अजान की। अल्हम्दुलिल्लाह।